नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या और स्वागत है आप सभी का सिविल्स डेली के डेली करंट अफेयर एनालिसिस प्रोग्राम में। तो चलिए बात करेंगे आज की खास खबरों की और देखेंगे कि आज की सुर्खियों में क्या है खास हमारे एग्जाम से पर्सपेक्टिव। लेकिन उससे पहले चर्चा करेंगे हम कल जो हमने सवाल पूछा था उस पर, और उस पर जो आपका फीडबैक आया है, जो आपके रिप्लाईज आए हैं, जो आंसर्स आए हैं उनकी। ठीक है, तो देखिए कल हमने जो सबसे पहले एक एमसीक्यू क्वेश्चन आपसे पूछा था जिसमें कि आपको बताना था कि हाउ द फंडामेंटल ड्यूटीज आर बीइंग एनफोर्स्ड, जहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिए गए थे। वहां पर ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट है और काफी बच्चों ने हमें आंसर ए ही बताया है, जैसे कि जानवी ने ए कहा, वेंकी ने ए कहा, देन उसके बाद नीरज ने भी ए कहा और भी बच्चों ने हमें जो आंसर्स दिए हैं वो ए ही हैं। तो वेरी गुड गाइज, आप लोग की पढ़ाई बिल्कुल सही रास्ते पर जा रही है। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपसे एक और क्वेश्चन पूछा था कि राइनो डे, वर्ल्ड राइनो डे कब मनाया जाता है, कब सेलिब्रेट किया जाता है। और आई एम वेरी हैप्पी कि गाइज आप लोगों ने इसका भी बहुत सही जवाब दिया है। जैसे कि अपूर्वा ने बताया है 22 सितंबर को, देन वेंकी ने बताया है, शेख ने बताया है और भी स्टूडेंट्स ने हमें 22 सितंबर की डेट बताई है। वेरी गुड, 22 सितंबर को ही वर्ल्ड राइनो डे मनाया जाता है। ठीक है, एंड आई होप कि कल की जो हमारी न्यूज़ थी उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी वो आपको वेरी वेल समझ आई होगी। इसके अलावा भी आप लोगों ने हमें अपने थोड़े से सजेशंस भेजे हैं और थोड़ा और भी बताने की कोशिश की, जो हमने बीच बीच में आपसे क्वेश्चंस पूछा था। जैसे कि आपसे हमने ये भी पूछा था कि आप हमें बता सकते हो कि किस तरीके से जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उनके बारे में, वो कहाँ से ली गई, किस देश से ली गई, अडॉप्ट किया इंडिया ने, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे जो ये कह सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल बिंदु हैं, ठीक है, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए, डीपीएसपी हो गया, ये सब कहाँ से लिया गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि एवरी ईयर यूपीएससी यहाँ से हमें क्वेश्चंस पूछता है। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, कई बार मैच द फॉलोइंग करने को आता है कि कौन सा जो आपका एलिमेंट है वो किस देश से बोरो किया गया है। तो वेरी गुड गाइस, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या आंसर किया है। अच्छा हाँ, एक और चीज मैंने पूछी थी, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज आपको मैंने बताई थी और मैंने आपसे पूछा था कि कुल टोटल कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं, जिनमें लगभग काफी बच्चों ने हमें सही बताया है कि टोटल 11 फंडामेंटल ड्यूटीज होती हैं। ये चीज कहीं ना कहीं लेक्चर में भी कल मैंने आपको बता दी थी। और इसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें याद करने की ट्रिक। ओके, तो आई होप कि आप लोगों को वो ट्रिक अच्छी लगी होगी। वेंकी ने हमें बोला है, बताया है कि मैम द ट्रिक वाज वेरी इजी एंड ही गॉट इट वेरी इजीली। ठीक है, थैंक यू सो मच वेंकी, आपने अपना फीडबैक हमें दिया एंड आगे भी हम कोशिश करते रहेंगे कि आपसे जो भी हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं या जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रिक्स या टिप्स आपको हम लोग देते रहें, सो दैट आपकी जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है, उसमें आपको हेल्प मिलती रहेगी। और हाँ, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन जो मैंने आपसे पूछा था कि जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है या जो लास्ट फंडामेंटल ड्यूटी है वो कौन सी अमेंडमेंट द्वारा ऐड की गई थी। एंड वेरी गुड गाइज, मुझे बहुत प्राउड फील हुआ आप लोगों के आंसर्स देख के, बिकॉज ईच एंड एवरी स्टूडेंट हैज गिवन द करेक्ट आंसर दैट बाय 86th अमेंडमेंट 11th फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो ऐड की गई थी। वेरी गुड। ठीक है, इसी तरीके से पढ़ते रहिए एंड आई कैन टेक गारंटी फॉर यू गाइज कि आपका एग्जाम कोई नहीं रोक सकता है। अगर इतना टू द पॉइंट, टू द स्पेसिफिक आप अगर पढ़ोगे तो आई कैन बेट ऑन इट कि भाई आपका यूपीएससी कहीं नहीं गया है। बस अगर कुछ जरूरत है आपको तो इसी डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करते रहने की, इसी डेडिकेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहने की, और हाँ, आंसर्स लिखने की डेली कोशिश करिए, आंसर्स लिखने की डेली बेसिस पर। और इतना ही नहीं, इसी उसमें जो है आपके लिए एक सरप्राइज भी है जिस पर हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले कुछ और भी जवाब हमारे पास हैं, जैसे कि जानवी ने हमें बताया है कि मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था प्रेसिडेंशियल फ्लीट से रिलेटेड कि क्या सभी फ्लीट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं इस दौरान। तो नहीं, बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट, सारी शिप्स पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। ये प्रोग्राम सिर्फ इसलिए होता है कि भाई एक तरीके से आइडिया लग जाए प्रेसिडेंट को हमारे देश की जो नेवी कैपेबिलिटीज हैं उनके बारे में। ठीक है, वेरी गुड जानवी।
अपूर्वा ने भी हमें यही बताया है, वेरी गुड। एंड यस, सो दीज वर ऑल द आंसर्स, वेरी गुड। और कीप इट अप गाइज, अपूर्वा, जानवी, नीरज, आकाश, शेख, वेरी गुड, कीप आंसरिंग लाइक दिस। और इस तरीके का जब आपका फीडबैक मिलता है हमें, तो हमें भी मजा आता है आपको पढ़ाने में, हमें भी लगता है कि हाँ, हमारे स्टूडेंट्स हमारे साथ बने हुए हैं और इन्हें, इनके लिए जो है हमें न्यूज छाट के लानी है, हमें क्वेश्चंस लाना है, इन्हें देना है और पढ़ाना है। ठीक है। एक और चीज की बेसिकली मैं कुछ दिनों से आपके साथ वीडियो से नहीं जुड़ पा रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन जल्द ही हम फिर से वीडियो के थ्रू आपके साथ रूबरू होंगे। आपकी जो डेडिकेशन है, जो आपका तरीका है हमें हमारे साथ जुड़ने का, उससे जो है हम इतने प्रभावित हुए हैं कि हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर वेरी वेरी कंसिस्टेंट एंड फोकस्ड टूवर्ड्स देयर स्टडिंग। और उनकी जो वो कंसिस्टेंसी है वो हमें दिखती है जब वो हमें डेडिकेटेड रूप से आंसर करते हैं। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लोग हमें आंसर दे रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं, उनकी जो कंसिस्टेंसी हमें दिख रही है, उसको लेकर के हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज। ओपेड एनालिसिस जो सिद्धार्थ सर लेते हैं और करंट अफेयर एनालिसिस जो मैं लेती हूँ, इसके रिगार्डिंग में ये सरप्राइज है और आपको ये डिस्क्लोज किया जाएगा ऑन फ्राइडे। सो स्टे ट्यून्ड गाइज, देखते रहिए कि क्या है सरप्राइज और किन बच्चों के लिए है, किन स्टूडेंट्स के लिए है, और अपनी कंसिस्टेंसी को और इसी तरीके से मजबूत बनाते रहिए। ठीक है। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला, देखते हैं क्या है खास। तो हमारी जो सबसे पहली न्यूज है वो है ऑन द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ आफ्सपा। आफ्सपा टॉपिक को हमने नवंबर और दिसंबर में भी काफी जो है डीपली जाकर के इसको कवर अप किया था। आई होप जो बच्चे हमारे साथ उस टाइम से रेगुलर हैं उन्हें याद होगा, और आफ्सपा के से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो हम लोग समझे थे। ये क्यों हुआ था, ये न्यूज में क्यों आया था, क्या कोई मुझे बता सकता है? अगर आपको थोड़ा भी याद हो उस टाइम का तो प्लीज कमेंट करके बताइएगा कि क्यों आफ्सपा उस टाइम पर न्यूज में थी। और अभी क्या हुआ है, देखिए अभी एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की गई थी यूनियन होम मिनिस्ट्री द्वारा, सो दैट वो स्टडी कर सके कि विड्रॉल ऑफ आफ्सपा जो है, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट, इसके विड्रॉल पर नागालैंड से कि वो एक रिपोर्ट सबमिट कर सके, जिसके लिए उन्हें 45 दिन यानी 45 डेज की टाइमलाइन दी गई थी। लेकिन अभी तक ये रिपोर्ट सबमिट नहीं हुई है, ये रिपोर्ट सामने नहीं आई है। ठीक है। देखिए आफ्सपा इस पूरे साल अगर हम देखें तो काफी न्यूज में रहा, और ऐसी चीजें जो लगातार होती हैं वो यूपीएससी जरूर पूछता। हालांकि आफ्सपा का जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, और कंट्रोवर्शियल न्यूज यूपीएससी नहीं पूछता, दैट डजंट मीन कि आफ्सपा से हमें क्वेश्चन नहीं आ सकते। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, देखिए उसको समझना है। तो हो सकता है जहां जहां आफ्सपा है ऑलरेडी, वहां के स्टेट से रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है। देन आफ्सपा का जो स्टैटिक बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड हमें क्वेश्चन पूछ दे। और मेंस में ऐसे टॉपिक्स बहुत उठते हैं, तो मेंस के लिए आपको ध्यान रखना है। तो चलिए समझते हैं, आफ्सपा का बैकग्राउंड थोड़ा समझेंगे और फिर इस पर और डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए आफ्सपा जो है वो 1958 में लागू किया गया, वो फोर्स में आया था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू द इंसर्जेंसीज इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। ठीक है। और ये क्या करता है आफ्सपा, तो आफ्सपा एक स्पेशल पावर देता है आर्म फोर्सेस को, जो कि अप्लाई होती है एयरफोर्स, आर्मी, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के ऊपर। ठीक है। और ये जो है एक बहुत लंबे टाइम से एक डिबेट चल रही है इस बारे में कि क्या जो स्पेशल पावर्स दिए गए हैं आफ्सपा एक्ट के तहत आर्मी को या फोर्सेस को, जो कि टोटल इम्यूनिटी देते हैं आर्म फोर्सेस को कि वो कोई भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है। क्या ये सही है या गलत है, इस पर ही पूरी डिबेट जो है वो निर्भर कर रही है, और सालों से ये डिबेट चल भी रही है। ठीक है। अब देखिए मुद्दा ये उठता है कि आखिर ये स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 क्या है। तो आफ्सपा जो है, ये जो एक्ट है बेसिकली इसको लाया गया था कि ये आर्मी को या आर्म फोर्सेस को पावर दे, और वो पावर क्यों यूज हो, वो पावर इसलिए यूज की जाए इन ऑर्डर टू मेंटेन पब्लिक ऑर्डर इन दी डिस्टर्ब्ड एरियाज। ठीक है। डिस्टर्ब जो एरियाज हैं वहां पर पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे, इसलिए इन्हें स्पेशल पावर्स दिए गए। आफ्सपा ने आर्म फोर्सेस को, उनकी अथॉरिटीज को जो पावर्स दी, उनमें था
ओपन फायर जैसी पावर्स भी, ठीक है, कि वो कहीं भी ओपन फायर कर सकते हैं। अब जब इतनी बड़ी पावर मिल गई तो उल्लंघन तो होना ही था, राइट। और बस एक क्लॉज यहां पर ये जोड़ा गया था कि ये ओपन फायर जो है ये तब की जाएगी आफ्टर गिविंग ड्यू वार्निंग, ठीक है। और अगर वार्निंग के बाद भी ऐसा महसूस किया जाए कि जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लॉ कर रहा है, लॉ के अगेंस्ट जा रहा है, तो आप ओपन फायर करने के अधिकारी हैं। ये पावर मिली आर्म फोर्सेस को। लेकिन जब ये बात, पहला वर्ड जब इसमें आता है ना ओपन फायर का, उसके साथ ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि क्या वाकई में जो फोर्सेस हैं वो ड्यू वार्निंग और ये चीजें जो है ये फॉलो करेंगे। और यही मुद्दा उठता है क्योंकि जो लोकल्स हैं जिनकी कंप्लेन है आफ्सपा के अगेंस्ट, उनका यही कहना है कि जी कोई वार्निंग कुछ फॉलो नहीं की जाती, अपने मन की फोर्सेस है, जब चाहे जिसको चाहे ओपन फायर करती है और मार डालती है, ठीक है। ये कंप्लेंट आ रही है लोगों की। अब देखिए ये जो एक्ट है ये फर्दर कुछ और भी चीजें देती है, और जिनमें की है सबसे बड़ी चीज रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट, ठीक है। जो आर्म फोर्सेस हैं इनके पास ओपन फायर के अलावा एक और बड़ी जो पावर आती है वो ये आती है कि ये किसी को भी, किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकते हैं। अब आप सोचिए, बिना आपको कॉज बताए, बिना आपको वारंट दिए अगर कोई अरेस्ट करके लेते जाए तो हुई ना ये आपके बेसिक मूल्य अधिकारों का उल्लंघन। तो ये जो प्रॉब्लम है, दैट इज यू कैन अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट इवन गिविंग अ वारंट, और यू कैन एंटर और सर्च प्रीमाइसेस विदाउट अ वारंट। दिस आर क्वेश्चनेबल क्वेश्चंस, ठीक है। इनकी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क जो है वो रेज करते हैं। और इन सब चीजों से ही जो कॉमन लोग हैं, जो इनोसेंट पीपल हैं, उनके दिमाग में आता है एक इकलौता सवाल, एंड दैट इज अबाउट द इनसिक्योरिटी। दे स्टार्ट बीइंग वेरी वेरी इनसिक्योर अबाउट देयर सेफ्टी, देयर लाइफ, एवरीथिंग, ठीक है। अब जो ये स्पेशल पावर्स है, दीज स्पेशल पावर्स, दे हैव बीन स्पेल्ड आउट अंडर 4 सेक्शंस। 4 सेक्शंस हैं जो कि बात करती है इन स्पेशल पावर्स की। कौन कौन सी? नंबर 1, power to use force including open firing even to the extent of causing death. They have the right to fire even that fire will result in the death of a person, ठीक है। और दूसरा है इसमें नंबर 2, power to destroy structures. They have the power that they can destroy the structures. They can like use it as hideouts, या फिर ट्रेनिंग कैंप्स। ये किसी भी चीजों को, जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, घर हैं, उनको जो है ये फोर्सेस ये करार दे करके कि भाई यहाँ पर जो है लोग इंसर्जेंट एक्टिविटीज कैरी ऑन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हो रहे हैं, यहाँ पर हाइड आउट प्लेसेस बना रखा है लोगों ने। इन सारे आधारों के इन सारी बातों के आधार पर जो है दे हैव द पावर टू डिस्ट्रॉय दोज हाउसेस, दोज स्ट्रक्चर्स। थर्ड इज पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जो मैंने आपको समझाया। एंड फोर्थ इज पावर टू एंटर एंड सर्च प्रीमाइसेस विदाउट अ वारंट, ठीक है। ये भी होती है। तो ये 4 जो सेक्शंस हैं, बेसिकली ये 4 जो हैं अंडर सेक्शन 4 पावर्स जो हैं ये स्पेशल पावर्स हैं आफ्सपा की। इसको बहुत ज्यादा ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इनके अलावा और कुछ नहीं। अब मुद्दा ये उठता है कि भाई व्हाट आर द डिस्टर्ब्ड एरियाज। तो देखिए, डिस्टर्ब्ड एरियाज वो एरिया है जिसे नोटिफिकेशन द्वारा डिक्लेयर किया गया है कि भाई ये एरिया डिस्टर्ब्ड एरिया है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द आफ्सपा। ऐसे ही किसी भी एरिया को उठा के हम डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, डिस्टर्ब नहीं करार दे सकते हैं। सिर्फ वही एरियाज डिस्टर्ब्ड एरियाज में आएंगे जिनको अंडर सेक्शन 3 डिक्लेयर किया गया होगा कि यस दीज आर द डिस्टर्ब्ड एरियाज ऑफ द आफ्सपा। एज पर जो सेक्शन 3 है हमारी, इट कैन बी इन्वोक्ड इन प्लेसेस, ये उन जगहों पर इन्वोक की जा सकती है जहां पर कि आर्म्ड फोर्सेस का जो यूज है दैट इज इन एड ऑफ द सिविल पावर इज नेसेसरी, ठीक है। यहां पर आर्म्ड फोर्सेस का जो यूज है वो नेसेसरी है, ठीक है। अब मुद्दा उठता है कि चलो डिस्टर्ब एरिया तो हमें समझ आ गया। नाउ who has the power actually to declare or notify such areas as disturbed? किसके पास ये पावर आती है जो कि किसी एरिया को डिस्टर्ब्ड एरिया करार दे सकता है? तो देखिए, जो मुख्यतः पावर में है वो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके बाद है हमारे गवर्नर ऑफ द स्टेट, और उनके पश्चात है हमारे एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द
यूटी, जिनके पास पावर है कि वो डिक्लेयर कर सकते हैं होल या फिर पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द स्टेट और यूटी एज द डिस्टर्ब्ड एरिया। और ये जो डिक्लेरेशन होती है ये एक सुटेबल नोटिफिकेशन द्वारा दी जाती है, जो कि ऑफिशियल गैजेट में आपको दर्शानी होती है। ठीक है, प्रेजेंटली कंटेम्प्रेरी टाइम में अगर हम डिस्टर्ब्ड एरियाज की बात करें तो आफ्सपा के उसमें जो है जो आते हैं जो प्लेसेस वो हैं असम, नागालैंड, मणिपुर, then 3 districts of Arunachal Pradesh and areas falling within the jurisdiction of 8 police stations in Arunachal Pradesh bordering Assam। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर में एक सेपरेट लॉ बना हुआ है आर्म फोर्सेस का, जिसे कि हम कहते हैं आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट 1990, वो एनफोर्स्ड है। तो ये ध्यान रखना है हमें कि जम्मू एंड कश्मीर में यानी कि बेसिकली जेएनके में आफ्सपा नहीं है। अब ये होगा कि भाई इंसर्जेंसी तो सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में है, तो जम्मू एंड कश्मीर में भी आफ्सपा होगी? जी नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में आफ्सपा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर में दूसरा एक्ट है जिसको हम बोलते हैं आर्म फोर्सेस जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल पावर्स एक्ट। ठीक है, तो आफ्सपा जैसा ही है बट देन उसमें जम्मू एंड कश्मीर जुड़ गया है। अब यहां पर मेरे आपसे 2 सवाल हैं। ठीक है, पहला सवाल जो है कि आफ्सपा को बोला जाता है कि इट इज अ लाइसेंस टू किल। ठीक है, इससे आप कितना सहमत हैं ये आपको डिस्कस करना है अंडर एन आंसर। देखो, सिर्फ प्रीलिम्स क्वालिफाई करके, सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व करके हमें हमारी मंजिल नहीं मिलने वाली है दोस्तों, क्योंकि मैं बार बार आपको बोलती हूँ हमारा टारगेट है वो होगा टॉप 100 पोस्ट में आना। और टॉप 100 पोस्ट अगर आप चाहते हैं कि आपको मिले तो आपको आंसर राइटिंग मस्त करनी पड़ेगी अपनी। ठीक है, तो उसके लिए आपके लिए मेरे पास ये क्वेश्चन है कि डू यू रियली थिंक आफ्सपा इज अ लाइसेंस टू किल? डिस्कस। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर वो सवाल उठाता है अबाउट कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द आफ्सपा के ऊपर, कि भाई कितना संवैधानिक आफ्सपा है, कितना संविधान के अंदर ये आता है, या ये वाकई में जो है ये चीजों को ओवरलुक करता है। ठीक है, और अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ चीजों को ओवरलुक किया जा रहा है तो किस हद तक किया जा रहा है, कौन से आर्टिकल्स वॉयलेट हो रहे हैं, यहां पर आपको ये बताना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं आफ्सपा से रिलेटेड, वो क्या दिए हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में जो है एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स को जो है बहुत ज्यादा अटेंशन दी थी। ठीक है, और उन्होंने क्लैरिफाई भी किया अंडर सेक्शन 6 दैट it would not grant total immunity to the officers against any probe into their alleged excesses। जो जजमेंट था बेसिकली वो नोट ये किया गया कि अगर कोई भी डेथ होती है जो कि अनजस्टिफाइड है, so there is no blanket immunity available to the perpetrator of the offenses। and along with that जो कोर्ट है इसने फर्दर नोट भी किया दैट इफ एन ऑफेंस इज कमिटेड, अगर कोई ऑफेंस होता है बाय द आर्मी पर्सनल, सो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट इम्यूनिटी, उन्हें एब्सोल्यूट इम्यूनिटी ट्रायल के अगेंस्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है, और ये ऑब्जर्वेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट की। इनफैक्ट जब आप आंसर लिखोगे तो वहां पर आप इसको कोट भी कर सकते हो। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारी दूसरी न्यूज पर आते हैं। दूसरी न्यूज हमारी आज की है अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन पैनल। हुआ यह है कि जो डेलिमिटेशन कमीशन है जो कि सेटअप किया गया था इन ऑर्डर टू रीड्रॉ द असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ जम्मू कश्मीर, ठीक है, उसको जो है 2 और महीने का टाइम दिया गया है फॉर कंप्लीटिंग दी एक्सरसाइज, यानी कि ऑलरेडी वो डीले कर चुके हैं और अभी आगे और भी डीले होने की संभावना है इन विद रिगार्ड्स टू अनाउंसमेंट टू होल्ड इलेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर। अब यहां पर इस न्यूज से मोटा मोटी हमें 4 क्वेश्चंस निकल कर आते हैं जो हमारे यूपीएससी एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। क्या है वो क्वेश्चन? पहली चीज तो हमें ये समझनी होगी भाई डेलिमिटेशन कमीशन क्या है और डेलिमिटेशन क्या होता है। दूसरा आता है कि ये टॉपिक क्यों न्यूज में आया, व्हाई इज इट इन न्यूज। तीसरा है कि प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्या क्या थे। और चौथा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द
मेजर रिकमेंडेशंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो चीज हमें यहाँ पर अपने एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव चुननी है, समझनी है बेसिकली, वो ये है कि डेलिमिटेशन क्या होता है या डेलिमिटेशन कमीशन क्या होता है। तो देखिए, डेलिमिटेशन जो है ये वो एक्ट है जिसके द्वारा फिक्सिंग या फिर रीड्रॉइंग की जाती है ऑफ द लिमिट्स और द बाउंड्रीज ऑफ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। ठीक है, किसी भी देश में ये जो है अगर ऐसा हो रहा है तो वो डेलिमिटेशन कहलाता है। ठीक है, और ये पूरा जो कार्य है ये होता है एज पर द इलेक्शन कमीशन की भाई कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, इनकी बाउंड्रीज कितनी होंगी, कहाँ होंगी, कितने में होंगे। अब इस डेलिमिटेशन की एक्सरसाइज को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एक इंडिपेंडेंट हाई पावर पैनल बिठाया जाता है जिसका हम नाम देते हैं या जिसको नाम दिया जाता है डेलिमिटेशन कमीशन। ठीक है, और इनके पास जो है पावर होती है कि ये ऑर्डर देंगे टू हैव द फोर्स ऑफ लॉ एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन बाय एनी कोर्ट। यानी ये डेलिमिटेशन कमीशन जो है ये ऑर्डर देगी कि भाई किस प्रकार से यहाँ पर लॉ को एनफोर्स करना है, किस प्रकार से एरियाज डिवाइड कर दें, और इनके जो ऑर्डर्स होंगे उनको किसी भी कोर्ट में क्वेश्चनेबल नहीं किया जा सकता। ये जो एक्सरसाइज है ये कैरी आउट होती है ओवर द ईयर्स इन ऑर्डर टू रीडिफाइन कि कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन पॉपुलेशन साइज में एरिया कितनी होगी, बॉर्डर्स कहाँ होगा, क्या होगा, ये सारी चीजें। और ये सारा ही डिसीजन जो है जो पॉपुलेशन साइज वगैरह का है ये लिया जाता है लास्ट सेंसस को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो ये था हमारा डेलिमिटेशन कमीशन। अब समझेंगे बाकी के 3 प्रश्न। सबसे पहला कि भाई क्यों न्यूज में है। तो देखिए, रिसेंटली क्या हुआ था कि अपनी एक इंटरिम रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन ने प्रपोज किए थे कुछ चेंजेस। ठीक है, और वो चेंजेस थे विद द इलेक्टोरल मैप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को लेकर के। तो जो ये डेलिमिटेशन कमीशन था बेसिकली इसने अपनी एक्सरसाइज शुरू कर दी थी जून 2021 में ही जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, और इसी वजह से जो है ये न्यूज में है क्योंकि इसको जो है अपनी रिपोर्ट देनी थी, अपना बताना था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पहले ही जो लाइन में यहाँ पर आपके मैंने समझाने की कोशिश की है कि इनको जो है रीड्रॉ करना था असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, और इनका जो काम था वो कंप्लीट नहीं हो पाया है और इसीलिए इनको 2 महीने की और मोहलत दी गई है। ठीक है, अब मुद्दा उठता है कि भाई प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जम्मू और कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसीज कैसे थी। तो देखिए, पहले जो है जम्मू और कश्मीर स्टेट जो है वो पहले एक 87 मेंबर असेंबली थी। ठीक है, जिसमें 37 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जम्मू रीजन में और 46 कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी कश्मीर डिवीजन में। ठीक है, और इसके अलावा 4 थी हमारी लद्दाख में। बिसाइड्स दिस 24 सीट्स जो हैं यहाँ पर ये रिजर्व और वेकेंट थी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए यानी पीओके के लिए। जम्मू और कश्मीर ने जब अपना स्पेशल स्टेटस खोया, ठीक है, बेसिकली 2019 में, तो उसे डिवाइड किया गया। जम्मू और कश्मीर पूरा डिवाइड हुआ इनटू 2 यूटीज। ठीक है, पहली यूटी बनी हमारी जेएनके और दूसरी यूटी बनी हमारी लद्दाख। और ये कब हुआ? ये हुआ आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ इट्स स्पेशल स्टेटस जो कि उसे प्राप्त था अंडर आर्टिकल 370 ऑन 5 अगस्त 2019। ठीक है, तो ये पूरा मुद्दा था हमारा कि भाई प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे थी। अब यहां पर निकलते हैं हमारे 2 क्वेश्चन आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको आपको सिर्फ वर्ड में बताना हमें कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत हमें डेलिमिटेशन कमीशन पर बात की जाती है या डेलिमिटेशन कमीशन के बारे में पता चलता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अंडर विच आर्टिकल, अगेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो कौन सा आर्टिकल है जिसके द्वारा स्टेट्स भी डिवाइड होते हैं इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज एज पर दी डेलिमिटेशन एक्ट आफ्टर एवरी सेंसस। तो ये 2 आर्टिकल आपको हमें बताने हैं। ठीक है, फटाफट से इनको देख लीजिएगा और बता दीजिएगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं कि भाई जो हमारा आखिरी प्रश्न था डेलिमिटेशन कमीशन को लेकर के कि मेजर रिकमेंडेशंस क्या थी जम्मू एंड कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन को लेकर। तो देखो, जब भी जम्मू एंड कश्मीर आएगा ना आपके दिमाग में 2 चीजें ध्यान रखना। पहली रिकमेंडेशन ऑब्वियसली ये होगी कि इंक्रीज्ड असेंबली स्ट्रेंथ हो और दूसरी होगी अबाउट दी रिजर्वेशन इन असेंबलीज। तो देखो क्या हुआ कि जो कमीशन थी उन्होंने एज पर द मैंडेट ये ग्रांट किया कि अंडर जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019
दे हैव एडेड 7 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू जम्मू कश्मीर, ठीक है, जो कि स्ट्रेंथ बढ़ा रही हैं, ठीक है, फ्रॉम 87 टू 90 हो गई स्ट्रेंथ। जो इंटरिम रिपोर्ट थी वो प्रपोज करती है इंक्रीज ऑफ 6 सीट्स फॉर जम्मू प्रोविंस, ठीक है, टेकिंग द नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज टू 43। तो इनकी अब जो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी जम्मू की वो 43 हो गई और जो सीट्स थी इनकी वो 6 हो गई। यहां पर इंक्रीज हुआ 1 सीट का इन कश्मीर प्रोविंस भी, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 43 हुई और एक बढ़ी कहां पर, कश्मीर में, जिससे कि अब कश्मीर की स्ट्रेंथ हो गई 47, ऑलमोस्ट ब्रिंगिंग 2 रीजन्स एट पार विथ ईच अदर। तो यहां पर होगी बहुत नॉमिनल फर्क ही हो गया, पहले जहां बहुत ज्यादा फर्क था अब यहाँ पे बहुत छोटा सा फर्क हो गया। दूसरा मुद्दा यहां उठकर आता है रिजर्वेशन इन असेंबलीज का। जो कमीशन है उसने प्रपोज किया कि 7 सीट्स जो है वो एससीज के लिए रिजर्व होनी चाहिए, दैट विल मेनली पॉपुलेट दी संबा, कथुआ, जम्मू, उधमपुर बेल्ट, ठीक है, और 9 सीट्स यानी 9 सीट्स जो हैं वो एसटीज के लिए होनी चाहिए, विच विल हेल्प गुजर एंड बकरवाल्स, मोस्टली नॉन कश्मीरी स्पीकिंग मुस्लिम्स इनहिबिटिंग दी रजौरी पूंछ बेल्ट इन दी जम्मू प्रोविंस। तो ये 2 रिकमेंडेशन मेनली हमें उठ करके मिली कहां से, जम्मू कश्मीर डेलिमिटेशन कमीशन से, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज पर चलते हैं। देखिए ये इंडियन एक्सप्रेस से हमारी टीम ने ये न्यूज उठाई है। तो हुआ क्या है, स्विस बैंक जो है वो न्यूज में है फिर से। स्विस बैंक आपको पता होगा, स्विस बैंक के बारे में अगर नहीं पता तो मैं बता रही हूं, समझ लीजिए। देखिए हुआ क्या है, एक विसल ब्लोअर है जिन्होंने इंफॉर्मेशन लीक कर दी है कि मोर देन $100 बिलियन, ठीक है, मोर देन $100 बिलियन को रखा गया है इन 30,000 अकाउंट्स ऑफ जूरिच हेडक्वार्टर्ड क्रेडिट स्विस, वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस बैंक विच होल्ड ब्लैक मनी, ठीक है। न्यूज क्या थी, न्यूज जो थी हमारी वो थी अबाउट द इन्वेस्टिगेशन, जो कि रीफोकस कर दी गई है टुवर्ड्स द अटेंशन ऑन स्विस बैंक्स और उनके फेमस सेंचुरी ओल्ड कल्चर ऑफ सीक्रेसी में। तो बेसिकली न्यूज में क्या आया, न्यूज में आया स्विस बैंक का जो दशकों पुराना, सदियों पुराना जो कल्चर ऑफ सीक्रेसी है वो, कि भाई ये चीज तो क्योंकि ब्रीच हो गई। अब देखिए जो स्विस ट्रेडिशन है वो आ गया है अंडर प्रेशर। क्यों, क्योंकि जो देश हैं उनके आसपास के या अराउंड द वर्ल्ड, वो लोग अब क्या करेंगे, वो लोग अब ये कोशिश करेंगे कि जो सुपर रिच लोग हैं, ठीक है, वो जो है उन्हें अपने देश को लेजिटिमेट टैक्सेस पे करें ऑन देयर वेल्थ, और उनकी इस वेल्थ में जो यहां पर पैसे जमा होंगे वो भी आएंगे। तो यहां पर ये मुद्दा खुला है, इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो इसको हम समझेंगे बहुत डिटेल में। पहली चीज तो है कि स्विस बैंक जो है, जो कि डिफाइन किया जाता है अपनी सीक्रेसी के लिए, उसके बारे में जानते हैं। तो देखिए सिंस एटलीस्ट जो है 18th सेंचुरी जब से शुरू हुई, बिगिनिंग ऑफ 18th सेंचुरी से अगर हम लगाएं, तब से जेनेवा जो है वो एक मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन बना हुआ है फ्रेंच रॉयल्टीज का या फिर अदर यूरोपियन एलिट्स का, जो कि अपनी वेल्थ को यहां पर स्टैश करने के लिए देखते हैं, ठीक है। 1713 में स्विस गवर्नमेंट ने अथॉरिटीज या स्विस गवर्नमेंट की जो अथॉरिटीज थी उन्होंने ये अनाउंस किया था, लॉज प्रोहिबिटिंग बैंकर्स फ्रॉम गिविंग आउट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर कस्टमर्स, की यहां पर जो बैंक्स हैं इनके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो इनके जो कस्टमर्स है उनकी नहीं दी जाएगी। बैंकर्स को प्रोहिबिट कर दिया, मना कर दिया कि भाई आप अपने कस्टमर की इन्फो लीक नहीं करेंगे। और तभी से जो है ये एक पावरफुल कल्चर बन गया, कल्चर ऑफ सीक्रेसी बन गया बेसिकली, कि जो कि आगे नहीं बढ़ेगी, जो बात है वो बैंक तक ही सीमित रहेगी। तो बेसिकली अगर आपने बैंक में पैसे रख दिए तो वो स्विस बैंकिंग की कोड ऑफ सीक्रेसी या सीक्रेसी कल्चर के द्वारा वो इम्पैक्ट फुल रहेगी, वो चीज बाहर नहीं जाएगी। हालांकि 1934 में स्विट्जरलैंड ने अगेन एक लॉ पास किया, फेडरल एक्ट जिसे बोला जाता है, फेडरल एक्ट ऑन बैंक्स एंड सेविंग्स बैंक, जो कि कॉमनली बैंकिंग लॉ ऑफ 1934 के द्वारा या स्विस बैंकिंग एक्ट के द्वारा के नाम से जाना जाता है, जिसमें ये चीजें थी, ठीक है। अब मुद्दा ये होता है कि व्हाट इज बिहाइंड दिस अपमोस्ट सीक्रेसी, कि आखिर ऐसा क्या है कि ये सीक्रेसी मेंटेन रखनी है, कि आखिर किसके तहत ये सीक्रेसी मेंटेन रखी जा रही है, ठीक है। तो देखिए आर्टिकल 47 है इनका, जो कि क्राइम करार देता है किस चीज को,
अकॉर्डिंग टू दिस ये क्राइम है कि आप अपनी जो आपके क्लाइंट्स हैं या जो बैंकर्स हैं उनकी जो डिटेल्स है उनको अगर आप रिवील करते हो या उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो आप किसी और को या किसी दूसरी गवर्नमेंट को देते हो तो विदाउट देयर कंसेंट, और ये चीज जो है इन द एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल कंप्लेंट होती है। ठीक है, दूसरी चीज जो वॉयलेटर्स हैं दे कैन गेट 5 साल की सजा इन द प्रिजन, 5 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट उनके लिए सजा है। और आर्टिकल 47 जो है वो लाई करता है एट द हार्ट ऑफ सम ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट बैंकिंग सीक्रेसी लॉज एनीवेयर। ठीक है, तो कौन सा वो आर्टिकल है? आर्टिकल 47 है ऑफ द स्विस बैंकिंग एक्ट कह लो या स्विट्जरलैंड पास फेडरल एक्ट कह लो। ठीक है, तो ये था हमारा ये। अब हम समझेंगे कि भाई क्यों जो है ये एक फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है इन ऑर्डर टू पार्क दी ब्लैक मनी। क्योंकि अगर आप किसी चीज की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, नहीं देना चाह रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है वो ब्लैक मनी के अंडर ही आएगा। तो देखिए, जैसे ही आपको पता होगा कि वेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो एज वेल्थ बिकम इजिली मोबाइल, जैसे जैसे जो वेल्थ है हमारी वो इजिली ट्रांसफरेबल हो गई, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मोबाइल हो गई अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, जो सेफ्टी और स्टेबिलिटी थी स्विस बैंक की वो जो है बहुत अच्छी जगह मिल गई अपनी ब्लैक मनी को स्टोर करने के लिए किसी भी देश के लिए। ठीक है, एंड किसी भी देश के लिए नहीं कहेंगे बट देन किसी भी देश के जो सुपर रिच लोग हैं उनके लिए। स्विट्जरलैंड इटसेल्फ जो है वो पॉलिटिकली न्यूट्रल देश है। ठीक है, और स्विस बैंक का जो अकाउंट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव हैं टू दोज डिपॉजिटर्स। क्यों? क्योंकि वो कंबाइन करते हैं न सिर्फ लो लेवल्स ऑफ रिस्क बल्कि वेरी वेरी हाई लेवल ऑफ प्राइवेसी। क्यों? क्योंकि प्राइवेसी जो है वो डिस्क्लोज नहीं की जाती, और अगर कोई डिस्क्लोज कर रहा है तो ये एक क्राइम एक्ट के तहत आता है, तो ऑब्वियसली उनकी डिटेल्स बाहर नहीं जाएंगी। इसके अलावा जो स्विस इकोनॉमी है वो बहुत ज्यादा स्टेबल है, जो बैंक्स हैं वो रन करते हैं एट वेरी हाई लेवल्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, तो इसलिए भी अच्छा है। एंड ऑलमोस्ट कोई भी एडल्ट दुनिया का वो अपना अकाउंट स्विस बैंक में खुलवा सकता है, और अगर उसका अकाउंट है स्विस बैंक में तो उसके लिए कोई भी कठिनाई नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो जो है अपने पैसे वहां पर पार्क न कर पाए। और इतना ही नहीं, दे रिक्वायर्स नॉट मच मोर देन द बेसिक केवाईसी नॉर्म्स। केवाईसी यानी नो योर कस्टमर पॉलिसी। ठीक है, जिसमें कि सिर्फ एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लगता है जैसे कि पासपोर्ट, और किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। तो बहुत इजी प्लेस है टू स्टोर द मनी, इसलिए ये हब बना हुआ है या फेवरेट डेस्टिनेशन बना हुआ है इन ऑर्डर टू पार्क योर ब्लैक मनी। लेकिन आपको नहीं बाहर पार्क करनी है। ठीक है, आप ऐसा बिल्कुल मत करिएगा क्योंकि ये गलत होगा। ठीक है, चलिए आगे और चलते हैं हमारी अगली न्यूज की तरफ। हमारी अगली न्यूज है अबाउट दी अंगदियाज। ठीक है, अंगादियाज कह सकते हो इनको। कौन है ये अंगादियाज या फिर इन्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, ये भी न्यूज हमारी इंडियन एक्सप्रेस से उठाई है हमारी टीम ने। तो देखिए, हुआ ये है कि एक एफआईआर रजिस्टर की गई है मुंबई पुलिस ऑफिशियल के अगेंस्ट में, पिछले हफ्ते हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि उन्होंने एलिजिडली थ्रेटन किया था अंगादियाज को एंड एक्सटॉर्टिंग मनी फ्रॉम देम इन साउथ मुंबई। ठीक है, तो अब मुद्दा उठता है कि भाई ये अंगादियाज क्या है। अंगदियाज जो है या अंगादियाज जो है, अपने आप में ये वर्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है और वर्ड्स के साथ तो यूपीएससी बहुत खेलता है, तो इसको समझ लो। क्या समझना है? देखो, अंगादिया एक बहुत पुराना, एक सदियों पुराना सिस्टम है विच इज लाइक पैरेलल टू बैंकिंग सिस्टम्स इन द कंट्री। ठीक है, यहां पर क्या होता है, जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो कैश सेंड करते हैं जनरली फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर एक व्यक्ति के द्वारा, और उस व्यक्ति को कहा जाता है अंगादिया, जो कि मतलब होता है अंगादिया का कुरियर। ठीक है, और इट इज बाई एंड लार्ज यूज्ड इन दी ज्वेलरी बिजनेस। सबसे ज्यादा ये सुनारों के बिजनेस में या ज्वेलरी बिजनेस में यूज होता है मुंबई और सूरत के बीच में। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही पॉपुलर रूट है दोनों ही जगहों का, और दे आर द टू एंड्स ऑफ द डायमंड ट्रेड कहा जाता है उन्हें। ठीक है, अब यहां पर जो कैश इन्वॉल्वमेंट होती है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, बहुत ह्यूज अमाउंट में होती है, और ये अंगादिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो उस कैश अमाउंट को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, जिसके लिए वो उसे एक नॉमिनल फीस दी जाती है। जनरली गुजरात में मारवाड़ी हो गए, मालबारी हो गए,
इनकी जो कम्युनिटीज होती हैं वो ऐसे बिजनेसेस में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, कैसे ये पूरा सिस्टम वर्क करता है? तो देखिए, जो अंगादिया सिस्टम है ये एक तरह से टोटली बेस्ड ऑन होता है ट्रस्ट के ऊपर, भरोसे के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी है, कई बार वो करोड़ों में भी होते हैं, और ये लोग अंगादिया जो है ये उन्हें लेकर जाते हैं। तो अगर आपको किसी के ऊपर भरोसा नहीं होगा तो मैं तो 10 रुपए ना दूं, करोड़ की तो बात ही अलग है, राइट? तो आप कैसे दोगे? तो यहाँ पूरा जो केस है वो ट्रस्ट का आता है। जनरली जो ट्रेडर्स होते हैं उनके पास वही सेम अंगादिया होते हैं जो कि बहुत लंबे समय से उनके लिए काम कर रहे होते हैं। और अगर हम बात करें कि जैसे कि कोई ट्रेडर है, वो झवेरी बाजार इन साउथ मुंबई से उसे जो है पे करना है डायमंड ट्रेडर को जो कि सूरत में है, तो वो क्या करेगा? वो एक अंगादिया को सेंड करेगा हु यूजुअली डिलीवर्स द मनी विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इनके लिए फिक्स ट्रेन्स भी होती हैं जो कि लीव करती हैं मुंबई से, रात में चलती है और अगले दिन मॉर्निंग में गुजरात पहुंच जाती है। और यूजुअली क्या होता है, इन ऑर्डर टू वेरीफाई देयर ऑथेंटिसिटी, जो ट्रेडर है वो उन्हें पहले एग्जाम्पल देगा, ही विल गिव अ ₹10 नोट टू द अंगादिया एंड प्रोवाइड द नंबर ऑफ द नोट टू द रेसिपिएंट ऑल्सो। ठीक है, कि वही सेम नंबर जो नोट्स की होंगी वो जो है वो उधर आपको ट्रांसफर कर देगा और अंगादिया को बस वो कैश लेके जाना होगा। और इसमें जो क्या होता है कि जो इट इज द ओनली आफ्टर द रिसिपिएंट कंफर्म्स द नोट नंबर, जब तक कि जो रिसिपिएंट है जिसको पैसे मिलने वो नोट नंबर कंफर्म नहीं करता, अंगादिया उसे पैसे नहीं देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट होता है। तो एक तरह से एक मीडिएटर का काम करता है अंगादिया यहाँ पर, और जैसे ही उसने पेमेंट कर दी, अंगादिया जो है वो वापस मुंबई आ जाएगा उसी सेम दिन। ठीक है, तो ये सिस्टम है पूरा का पूरा अंगादिया पर। और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि यहाँ पर FIR लॉन्च हुई है कि भाई मनी एक्सटॉर्शन का केस जो है वो सामने उभर कर आया। तो आपको अब मुझे ये बताना है कि क्या जो ये पूरा सिस्टम है ये लीगल सिस्टम है या नहीं। अगर लीगल है तो क्यों, और इलीगल है तो क्यों, ये आपको मुझे फीडबैक देना है। 1-2 लाइन में फटाफट से बता दीजिए मुझे। चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर इन्वॉल्व है टू ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशंस, दैट इज रशिया एंड चाइना। देखिए हुआ क्या है, रशिया के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन साहब, उनकी विजिट हुई है चाइना में इसी मंथ। ठीक है, एज वेल एज उसके साथ साथ चल रहा है यूक्रेन क्राइसिस जो कि अलग ही रूप ले रहा है। बहुत लोग तो इसे 3rd वर्ल्ड वॉर का नाम भी दे रहे हैं, राइट? तो यूक्रेन क्राइसिस भी है। इन सब तरीकों से जो पूरी की पूरी स्पॉटलाइट है एट प्रेजेंट वो रशिया और चाइना के आपसी रिलेशंस को लेकर के है। ठीक है, और वही रिलेशन हमें इस आर्टिकल के थ्रू समझना है। मैंने इसमें हाईलाइट किए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है गाइस, तो इसको प्लीज समझने की कोशिश करना। चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए न्यूज में हमारी था चाइना फैक्टर इन दी यूक्रेन क्राइसिस को लेकर के। क्या हुआ कि बहुत सारे जो देश हैं वेस्ट में वो ब्लेम कर रहे हैं रशिया और चाइना की एक्सेस पर। क्यों? क्योंकि उनका मानना है कि कहीं ना कहीं जो ये सारी चीजें हो रही हैं उसमें रशिया चाइना की एक्सेस इन्वॉल्व है। जो मॉस्को के रीसेंट मूव्स हैं उनमें इनका इन्वॉल्वमेंट है, और इस वजह से जो वेस्टर्न सैंक्शंस हैं उसको भी ये कंप्लीटली आइसोलेट भी कर रहे हैं। लेकिन इसी के साथ साथ जो बीजिंग है वो अपने आप को एक टाइट रोप पर महसूस कर रहा है, और उसने रिस्पॉन्स में जो कहा है वो ये है कि सो फॉर शॉर्ट ऑफ एंडोर्सिंग रशियाज एक्शन, शायद वो जिम्मेदार नहीं है। और अगर हम चाइना का मुद्दा देखें तो चाइना ने भी कहीं ना कहीं मिन्स अग्रीमेंट को सपोर्ट किया हुआ है। ठीक है, बट देन जो सिनेरियोज चेंज हो रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड, वो बहुत ज्यादा ही मतलब ये कह सकते हैं कि बहुत उन पे हम कुछ कह नहीं सकते कि वो किस तरीके से कब कहाँ चेंज हो जाएंगे, क्या रुख अपना लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जो भी चीजें हो रही हैं उसको समझने के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो रशिया और चाइना का रिलेशन है पास्ट में उसको पहले समझें, देखें कि क्या उनकी स्ट्रैटेजीज थी, कैसे क्या इनका हुआ। ठीक है, तो देखिए रशिया और चाइना जो है, रशिया जो कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था, इनके बीच में पहले बहुत ज्यादा मिसट्रस्ट और डॉक्ट्रिनल डिफरेंसेस थे। ठीक है, स्पेशली कोल्ड वॉर का जो समय था, जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पर चीजें कब चेंज हुई? चीजें चेंज हुई 1989 ऑनवर्ड्स, जब मिखाइल गोर्बाचोव जो है वो फर्स्ट सोवियत लीडर हुए जो कि बीजिंग आया। ठीक है, और उनसे पहले जो है
निकिता खुर्शेव आए थे 1958 में, ठीक है। उनके बाद जो है मिखाइल गुरचेव बिकेम द फर्स्ट लीडर टू लैंड इन बीजिंग। ओके, इसके बाद कुछ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से इनके रिलेशंस ठीक हुए। सबसे पहला फैक्टर था इकोनॉमिक डिपेंडेंसी का। सो डिकेड आफ्टर सोवियत यूनियन ब्रोक अप, ठीक है, डिसअपॉइंटमेंट एंड ह्यूमिलिएशन ने उसे घेर लिया, जिसकी वजह से वहां पर हुआ क्या, वहां आया इकोनॉमिक क्राइसिस। और रशिया अंडर पुटिन्स प्रेसिडेंसी टर्न टू चाइना अंडर प्रेसिडेंट जियांग जेमिन, ठीक है। नेबरहुड ऑब्वियसली है ही, क्योंकि 2001 में इन दोनों ही कंट्रीज ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ गुड नेबरलीनेस एंड फ्रेंडली कोऑपरेशन, जिसके द्वारा ये रास्ता बना रहे हैं फॉर दे आर पेविंग द वे फॉर एक्सपैंडिंग इकोनॉमिक एंड ट्रेड टाइज को लेकर के। टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट दोनों एक दूसरे का करते हैं, क्योंकि जो न्यू पीपल्स ऑफ रिपब्लिक ऑफ चाइना है और जो सोवियत यूनियन है, दे हैज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट। और इसके अलावा रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी है, रशिया की बैकिंग कर रहा है चाइना और चाइना की बैकिंग कर रहा है रशिया। ऑन द मैटर्स ऑफ ताइवान भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा जो एक बैकग्राउंड था रशिया और चाइना को लेकर, यहाँ इमेज दी है मैंने, ये रशिया है हमारा, यहाँ पर कहीं चाइना है, बेसिकली ये चाइना है, और ये है हमारा यूक्रेन वाला एरिया, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा लोकेशन देख लेना, वाटर बॉडीज देख लेना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओके, करंट स्टेट की बात करें तो लास्ट ईयर रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उनसे जब पूछा गया कि भाई आपके रिलेशंस कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एट प्रेजेंट हमारे रिलेशंस जो हैं वो बेस्ट हैं अपनी एंटायर हिस्ट्री को अगर हम देखें तो। और बोथ द नेशंस जो हैं, दोनों ही देशों ने मिलकर प्रीमियर किया था, और ये लोग लगभग 38 टाइम्स मिले हैं इन पर्सन और वर्चुअली सिंस 2013। जो बिगेस्ट फैक्टर है इनके करंट क्लोजनेस का, वो 4 चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। किन पे? सबसे पहली चीज तो ये कि इन दोनों में ही एक डिस्कंफर्ट की भावना है विद रिगार्ड्स टू यूएस एंड इट्स अलाइज, ठीक है। दूसरी चीज है नाटो और आइडियोलॉजिकल कोल्ड वॉर अप्रोच, अगेन ये भी इंपॉर्टेंट आता है। इसके बाद आता है हमारा इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी एंड क्वाड, और चौथा जो चीज है वो है वन चाइना प्रिंसिपल। तो ये 4 चीजों को लेकर ये लोग काफी क्लोज आए हैं, क्योंकि इनकी स्ट्रैटेजीज ऑलमोस्ट सेम सी हैं। भारत के लिए क्या इंपैक्ट होगा ये समझना यहां जरूरी है। तो देखिए, स्ट्रैटेजिस्ट जो हैं वेस्ट के या इंडिया में भी, उन्होंने अक्सर क्वेश्चन खड़ा किया है अबाउट दी robustness of the relationship as well as Russia's possible unease at being the junior partner and increasingly beholden to Chinese interest। रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने पाकिस्तान के पीएम इमरान खान को इनवाइट किया है इन द रीसेंट अनवेलकम्ड मूव फॉर इंडिया। मतलब कहीं ना कहीं वो अपनी नजदीकी पाकिस्तान की तरफ से दिखा रहे हैं और भारत के थोड़ा सा दूर जा रहे हैं। इन दिस रिगार्ड नई दिल्ली जो हमारी है वो एक्सपेक्ट करती है सीनो-रशियन क्लोजनेस टू कंटिन्यू विच पजेस इट्स ओन चैलेंजेस अगेन। और इतना ही नहीं, एक इंटायरली नई सिचुएशन हमें दिख रही है एज हिस्ट्री रिमाइंड्स अस ऑन हाउ द सोवियत यूनियन रिस्पॉन्डेड टू चाइनाज अटैक ऑन इंडिया इन 1962, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है इम्प्लीकेशंस हैं भारत के लिए, जो कि खतरनाक साबित हो सकती हैं, ठीक है। तो इंडिया को अपना स्टैंड लेना है यहाँ पर, इंडिया को देखना है कि भाई वो इस सिचुएशन से कैसे डील करेगा, क्योंकि चाइना तक तो बात ठीक है। आरआईसी का भी आपने नाम सुना होगा, रशिया इंडिया चाइना पार्टनरशिप का, राइट। तो इंडिया भी उनका मेंबर था, बट जैसे ही कि जो रुख है रशिया का बेसिकली वो पूरी वर्ल्ड के अगेंस्ट जा रहा है, तो यहाँ पर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट सिचुएशंस अराइज हो सकती हैं, तो वो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमारी थी इम्प्लीकेशंस फॉर इंडिया। कल हमने ये क्वेश्चंस आपसे पूछे थे, तो इसको हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे फिलहाल के लिए। हालांकि इस क्वेश्चन पर आपने हमें अभी तक आंसर नहीं दिया है, तो अगर हो सके तो प्लीज मेंस का ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करिएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और वो बच्चे जो कि 2022 को लेके काफी सीरियस हैं, तैयारी कर रहे हैं, आप हमारा स्मैश प्रीलिम्स प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वो लाइव हो चुका है। तो फटाफट से उसकी रजिस्ट्रेशंस को करिए, ज्वाइन करिए और अपनी सीट को, अपनी तैयारी को और बढ़िया और पुख्ता बनाने की कोशिश करिए, ठीक है।
थैंक यू सो मच गाइज। आई होप जितना भी हमने आज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स किए हैं, आज के टॉपिक्स देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रैटेजिकली अगर हम बात करें तो उनको प्लीज ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अगर कहीं भी कोई भी डाउट लगे तो प्लीज हमें बताइएगा जरूर। हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स का निवारण करने की। और हाँ, जो क्वेश्चंस पूछें वो जरूर जरूर आपको आंसर्स देने हैं अपना व्यू पॉइंट रखते हुए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। एंड यस, अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको जो हम ट्रिक्स दे रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, वो कैसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Civil's Daily.